पीटर लिंच ने एक बार कहा था, नो व्हाट यू ओन एंड नो व्हाई यू ओन इट। और शायद इसकी इंपॉर्टेंस 2025 में सबसे ज्यादा देखने को मिली। 2025 में बीएसई आईपीओ इंडेक्स लगभग 18% गिरा, जबकि बीएसई सेंसेक्स करीब 2% ऊपर था। एक ही दिन फरवरी 2025 में 26 रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज में से 21 अपने इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे थे। कुछ तो 62% तक गिर चुके थे। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता, बल्कि एक ब्रॉडर लेसन भी देता है। यंग कंपनीज में इन्वेस्टर्स अक्सर बिजनेस से ज्यादा ग्रोथ स्टोरी खरीदते हैं और वैल्यूएशन को इग्नोर कर देते हैं। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से ज्यादा तेज भागते हैं तो करेक्शन भी उतना ही पेनफुल हो सकता है। इसी एक्साइटमेंट की वजह से कई न्यू एज स्टॉक्स आईपीओ के बाद 100x, 200x, कभी 300x प्लस पीई पे ट्रेड करते हैं, सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर प्रॉफिट्स एक दिन इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन असली सवाल ये है, कौन सी कंपनीज वाकई अपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रही हैं और कहां वैल्यूएशन रियलिटी से काफी आगे निकल चुकी है। आज हम कुछ ऐसे ही न्यू एज लिस्टेड कंपनीज को एनालाइज करेंगे, उनकी ग्रोथ, वैल्यूएशन और की वॉच पॉइंट्स, ताकि समझ सकें कि करंट प्राइस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से कितना मैच करता है। फर्स्ट वो कंपनी है जो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स में से एक है, E2E नेटवर्क्स। बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अगर कोई एआई स्टार्टअप या एंटरप्राइज अपना जेनरेटिव एआई मॉडल ट्रेन करना चाहता है तो उसे क्रॉर्स खर्च करके जीपीयूज या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वो E2E नेटवर्क से क्लाउड पे हाई एंड एनविडिया जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट करता है, यानी कि कंपनी एआई कंप्यूट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन वैल्यूएशन भी उतनी ही डिमांडिंग है। स्टॉक लगभग 344x पी पे ट्रेड कर रहा है, बट लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट हेवी डेप्रिसिएशन की वजह से डिप्रेस था, इसलिए हेडलाइन पी ऑप्टिकली हाई लगता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 रेवेन्यू 334% ईयर ऑन ईयर ग्रो होकर 157 CR पहुंच गया, मेनली नए 1024 एनविडिया ब्लैक बेल्ट जीपीयूज डिप्लॉय होने की वजह से। ये कंपनी का अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन भी 75% तक एक्सपैंड हुआ और मैनेजमेंट का मानना है कि लॉन्ग टर्म में भी मार्जिन 70% के आसपास सस्टेन हो सकते हैं, जो लास्ट 12 मंथ्स बेसिस पे 64% पर है। ग्रोथ पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कंपनी का मंथली रिकरिंग रेवेन्यू 71.8 CR तक पहुंच चुका है, जो एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 860 CR का रेवेन्यू रन रेट इंप्लाई करता है। लेकिन वॉच पॉइंट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस काफी कैपिटल इंटेंसिव है। कैपेक्स 185 CR से बढ़कर 870 CR तक पहुंच चुका है, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 26 में डेप्रिसिएशन शार्पली बढ़ा और कंपनी को 15.6 CR का नेट लॉस रिपोर्ट करना पड़ा। मैनेजमेंट का मॉडल 80 से 85% जीपीयू यूटिलाइजेशन पर बेस्ड है, इसलिए इस मैट्रिक को क्लोजली ट्रैक करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 26 में हेवी कैपेक्स और डेप्रिसिएशन की वजह से कंपनी लॉस में चली गई और इसी कारण ROCE और एसेट टर्नओवर भी रिसेंट ईयर्स में सॉफ्टन हुए हैं। अब पीई 344x जरूर दिखता है, लेकिन करंट 71.8 CR MRR के बेसिस पे एस्टिमेटेड फॉरवर्ड पी लगभग 42x बनता है। पॉजिटिव साइड ये है कि कैश कन्वर्जन काफी हेल्दी रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पिछले 3 सालों से 90% से ज्यादा रहा है, जो अर्निंग्स क्वालिटी को सपोर्ट करता है। ओवरऑल करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए जीपीयू यूटिलाइजेशन, डेप्रिसिएशन इंपैक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी होगा। अगली कंपनी है वो जिसके अंडर जोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपरप्योर और डिस्ट्रिक्ट जैसे बिजनेसेस आते हैं, इटर्नल लिमिटेड। ब्रांड से तो ऑलमोस्ट सभी फेमिलियर होंगे, इसलिए बिजनेस को जल्दी से समझ लेते हैं। कंपनी फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स, हाइपरप्योर B2B सप्लाईज और डिस्ट्रिक्ट जैसे बिजनेसेस ऑपरेट करती है। आज इसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर ब्लिंकिट है। फूड डिलीवरी का कंट्रीब्यूशन अराउंड 15% है और हाइपरप्योर B2B सप्लाईज बिजनेस का करीब 5% है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी भी काफी बड़ी है। फूड डिलीवरी सेगमेंट मीडियम टर्म में 18 से 20% CAGR से ग्रो होने की उम्मीद है, जबकि मैनेजमेंट का मानना है कि क्विक कॉमर्स अगले 3 सालों में 60% से ज्यादा CAGR डिलीवर कर सकता है। Q1 में रेवेन्यू जरूर 182% ग्रो हुआ, लेकिन रिटर्नल को जज करने के लिए सिर्फ रेवेन्यू काफी नहीं है। चलिए अब की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स को भी इतना देख लेते हैं। ब्लिंकिट इंडिया के क्विक कॉमर्स मार्केट में लगभग 48% मार्केट शेयर के साथ कैटेगरी लीडर है। अगर इनके डायरेक्ट कंपेटिटर स्विगी से कंपेयर करें तो Q1 में ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू 17,132 CR, 331 मिलियन ऑर्डर्स, 31.8 मिलियन मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, 2,443 डार्क स्टोर्स तक पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लिंकिट एडजस्टेड एबिटा प्रॉफिटेबल भी हो चुका है, बट इनका वॉच पॉइंट एक्चुअली यूनिट इकोनॉमिक्स है।
Q1 में ब्लिंकिट ने 0.6% एडजस्टेड एबिटा मार्जिन अचीव जरूर किया है, लेकिन हर 518 रुपए के एवरेज ऑर्डर पर लगभग 115 रुपए सिर्फ फुलफिलमेंट और डिलीवरी कॉस्ट में चला जाता है। इसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिर्फ 5.3% बचता है। डिलीवरी पे आउट्स और मिनिमम वेजेस जैसे कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जबकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू लार्जली रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिजनेस अब काफी एसेट हैवी भी बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने लगभग 1746 सीआर कैपेक्स किया, जबकि रीसेंट एग्जिट क्वार्टर में सिर्फ 37 सीआर एडजस्टेड एबिटा जनरेट हुआ। मैनेजमेंट मैच्योर स्टोर्स के लिए करंट 0.6% से 5 to 6% एबिटा मार्जिन और लगभग 42% प्री टैक्स आरओसीई टारगेट कर रही है। लेकिन एनओवी या नेट ऑर्डर वैल्यू बढ़ने के बाद भी मार्जिन्स में मीनिंगफुल एक्सपेंशन नहीं दिख रहा। ऊपर से अमेज़न, फ्लिपकार्ट और बाकी प्लेयर्स की अग्रेसिव कंपटीशन और डिस्काउंटिंग कंटिन्यूड रही तो इन टारगेट्स को अचीव करना चैलेंजिंग हो सकता है। मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 29 तक लगभग 9,500 करोड़ का एडजस्टेड एबिटा टारगेट कर रही है। आज के एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से भी स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 29 के एस्टिमेटेड अर्निंग्स पे करीब 32x EV बाय एबिटा पे ट्रेड करता है। इसके लिए ब्लिंकिट को अगले 3 सालों तक 60% प्लस एनओवी ग्रोथ और फूड डिलीवरी को लगभग 20% ग्रोथ सस्टेन करनी होगी। बट एग्जीक्यूशन पर भी नजर रखनी होगी। अर्बन डिमांड की सॉफ्टनेस और जेप्टो, इंस्टामार्ट, अमेज़न नाउ और फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसे प्लेयर्स की अग्रेसिव डिस्काउंटिंग मार्जिन्स और ग्रोथ दोनों पर प्रेशर बना सकती है। नेक्स्ट कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स में से एक है, 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम। बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पेटीएम सिर्फ यूपीआई ऐप नहीं है। कंपनी पेमेंट्स के थ्रू यूजर्स और मर्चेंट्स एक्वायर करती है और फिर उन्हें मर्चेंट डिवाइसेस, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, सब्सक्रिप्शंस और फाइनेंशियल सर्विसेज क्रॉस सेल करके मोनेटाइज करती है। अब Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में रेवेन्यू 28% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। मर्चेंट जीएमवी या ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 31% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू 45% ग्रो हुआ और कंज्यूमर यूपीआई जीटीवी 45% बढ़ा, जो इंडस्ट्री ग्रोथ से लगभग 2.2x फास्टर था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंज्यूमर यूपीआई में पेटीएम का मार्केट शेयर सिर्फ 8% है, लेकिन मर्चेंट पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज मोनेटाइजेशन की वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू 8,437 सीआर रहा, जो फोन पे के 7,920 सीआर से भी ज्यादा था। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी अग्रेसिव है। 27 रेवेन्यू ग्रोथ 26 के 22% से भी ऊपर रहने की उम्मीद है। साथ ही एबिटा मार्जिन्स करंट 8.3% से बढ़कर अगले 2 से 3 सालों में 15 से 20% तक जाने का टारगेट है। अगर मैनेजमेंट अपने टारगेट्स अचीव करती है तो फॉरवर्ड पी अगले 2 से 3 सालों में 40x के आसपास आ सकता है। लेकिन कुछ वॉच पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। Q1 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60% से गिरकर मिड 50s में आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स खत्म हुए और मार्केट शेयर डिफेंड करने के लिए कैश बैक स्पेंड बढ़ाना पड़ा। साथ ही अर्निंग्स क्वालिटी पर भी नजर रखनी होगी। लास्ट 12 मंथ बेसिस पर अदर इनकम नेट प्रॉफिट का 122% था, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी का एक हिस्सा कैश ट्रेजरी इनकम से आ रहा है। कैपिटल एलोकेशन भी एक वॉच पॉइंट रहा है। कंपनी पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रेगुलेटरी इश्यूज के बाद 210 करोड़ रुपए इम्पेयरमेंट और फर्स्ट गेम्स जेवी में 190 करोड़ राइट ऑफ ले चुकी है, जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स पे एग्जीक्यूशन रिस्क दिखाता है। ओवरऑल पेटीएम का टर्न अराउंड और ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन को कंसिस्टेंटली डिलीवर करना इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट कंपनी है इंडिया के लीडिंग मर्चेंट पेमेंट्स और कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में से एक, पाइन लैब्स लिमिटेड। बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब आप क्रोमा या किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ईएमआई पे फोन या लैपटॉप खरीदते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के पीछे पाइन लैब्स की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म काम करती है। कंपनी मर्चेंट्स को पीओएस या पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, पेमेंट सॉफ्टवेयर, ईएमआई सॉल्यूशंस, गिफ्ट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। रेवेन्यू का लगभग 70% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म से आता है, जबकि बाकी 30% इशूइंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे गिफ्ट कार्ड्स और प्रीपेड सॉल्यूशन से जनरेट होता है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का डिजिटल पेमेंट्स मार्केट फाइनेंशियल ईयर 29 तक ऑलमोस्ट 2 गुना होने की उम्मीद है। पाइन लैब्स काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है विद 80% प्लस मार्केट शेयर इन पॉइंट ऑफ सेल ईएमआई, लीडरशिप इन गिफ्ट कार्ड्स और टॉप बैंक्स और रिटेलर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। Q1 में रेवेन्यू 20% बढ़कर 737 सीआर पहुंच गया। डिजिटल चेकआउट पॉइंट डिवाइसेस 18% बढ़कर 21.7 लाख हो गए। फ्लो एंड अफोर्डेबिलिटी ट्रांजैक्शन वैल्यू 54% और यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 80% से
से ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हायर मार्जिन सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस अब टोटल रेवेन्यू का लगभग 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन भी आता है, जो इंटरेस्ट इनकम, फॉरेक्स गेन्स और वन टाइम आइटम से सपोर्ट होता है। मैनेजमेंट ने 27 के लिए 21 से 23.5% रेवेन्यू ग्रोथ गाइड की है, जिससे रेवेन्यू 3300 CR तक पहुंच सकता है। अगर कंपनी गाइडेंस डिलीवर करती है तो करंट 114x P ग्रेजुअली कंप्रेस होकर रफली 54 से 65x फॉरवर्ड P तक आ सकता है। लेकिन कुछ वॉच पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। Q1 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन 72.3% पे आ गया, जो हिस्टोरिकल्स 75% प्लस से थोड़ा लोअर था। हाँ, सेटलमेंट बिजनेस की नेचर की वजह से रिसीवेबल्स और वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चरली हाई रहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और अब सेल्स के लगभग 40% तक पहुंच चुके हैं। इसलिए कैश कन्वर्जन और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को क्लोजली ट्रैक करना होगा। साथ ही पेमेंट्स बिजनेस में रेगुलेटरी कंप्लायंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि किसी भी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन का सीधा इम्पैक्ट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ सकता है। अब बात करते हैं फाइनल कंपनी की, जो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटो मार्केट प्लेस और ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, कार ट्रेड टेक लिमिटेड। बिजनेस को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए अमित अपनी पुरानी कार बेचकर SUV खरीदना चाहता है। शर्मा मोटर्स को यूज कार सोर्स करनी है और एक बैंक ऑटो लोन देना चाहता है। कार ट्रेड इन तीनों को कनेक्ट कर देता है। कंपनी खुद कार्स नहीं बेचती, ये कार वाले, बाइक वाले और OLX इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बायर्स, सेलर्स और डीलर्स को कनेक्ट करती है, जहां से लीड्स, ऑक्शंस, एडवर्टाइजिंग और सब्सक्रिप्शंस के थ्रू रेवेन्यू अर्न होता है। आज इंडिया की लगभग 63% यूज्ड कार लिस्टिंग्स इसी इकोसिस्टम पर आती हैं। Q1 में रेवेन्यू 16% ग्रो हुआ, जो रीसेंट क्वार्टर्स के हिसाब से रिलेटिवली लोअर ग्रोथ है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉय कॉस्ट लार्जली फिक्स्ड है, जिस वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलता है। लेकिन वैल्यूएशन भी प्रीमियम है और 55x। मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन कंपनी को 40-40 कंपनी बनाना है, यानी कि 40% प्रॉफिट ग्रोथ और 40% EBITDA मार्जिन्स। साथ ही अगले 4 से 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए पैट का टारगेट दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 का पैट 244 CR था। इसलिए ये टारगेट अचीव करने के लिए प्रॉफिट्स को लगभग 4 गुना करना होगा। बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.06x है और इन्वेस्टमेंट्स अब टोटल एसेट्स का 30% क्रॉस कर चुके हैं। कैश फ्लो क्वालिटी भी हेल्दी रही है, जहां कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में 100% से ज्यादा रहा, क्योंकि कंपनी सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजिंग और लीड जनरेशन मॉडल पे काम करती है, जहां डीलर्स और OEM से कैश अक्सर अपफ्रंट कलेक्ट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कैश फ्लो कन्वर्जन जो वीक दिखा था, वो लार्जली OLX इंडिया एक्विजिशन और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से एक वन ऑफ इम्पैक्ट था। लेकिन कुछ वॉच पॉइंट्स भी हैं। स्टैंड अलोन बिजनेस के मार्जिन्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड मार्जिन्स एक्विजिशंस जैसे कि OLX इंडिया और श्रीराम ऑटो मॉल की वजह से लोअर रहते हैं। मैनेजमेंट ने भी माना था कि OLX इंटीग्रेशन एक्सपेक्टेड से स्लो रही और ग्रोथ टाइमलाइन डिले हुई। ओवरऑल बिजनेस मॉडल एसेट लाइट, कैश जनरेटिव और मार्केट अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए मैनेजमेंट को अपने एम्बिशियस प्रॉफिट टारगेट्स के साथ एक्विजिशंस की एग्जीक्यूशन भी कंसिस्टेंटली डिलीवर करनी होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपका क्या ओपिनियन है? इनमें से कौन सी कंपनी की वैल्यूएशन आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड लगती है और किस स्टॉक में PE रेटिंग का रिस्क सबसे ज्यादा दिखता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस के लिए है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और कंपनी या टॉपिक का डीप डाइव एनालिसिस करें, तो वो भी हमारे साथ कमेंट्स में आप शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.